खुदावंद यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमंडल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। नाज़रीन, बी द लाइट टेलीविज़न जिस तरह से माइनॉरिटी के सारे लोगों को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये है आवाज़ उन लोगों की जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता। और आज बी द लाइट टेलीविज़न प्रोग्राम आओ चले में आपको लेकर आया है एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जिनका ताल्लुक़ हिंदू कम्युनिटी से है, लेकिन वो हमेशा हर कम्युनिटी के साथ, तमाम माइनॉरिटीज़ के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाएंगे जनाब मुखी आलम चंद साहब के साथ, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से है, मगर वो सियासी प्लेटफॉर्म से बढ़कर सोशल एक्टिविस्ट हैं और हर तरह से लोगों को जितनी उनकी मदद हो सकती है उनकी मदद करते हैं और उनके साथ खड़ा होते हैं। आइए मिलते हैं मुखी आलम चंद साहब से। व्यूअर्स, आज हम आपको मिलाने लाए हैं पीटीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माइनॉरिटी विंग जो कराची के हैं उनसे, और उनका नाम है मुखी आलम चंद साहब। मुखी आलम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। पहले तो मैं आपको सबको सलाम पेश करता हूँ, और बीटीएल टीवी का मोहतरम जनाब इलियास साहब का और मैडम कज़ू, आप सबका शुक्रिया कि आपने मुझे अपना समझ के टाइम दिया और आपने मुझसे ये तवक्का की कि मैं आपके किसी काम आ सकूँ चैनल के लिए या मिनाटी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और आपका ताल्लुक़ हिंदू कम्युनिटी से है और हम पाकिस्तान में यहाँ पर माइनॉरिटीज़ कहलाए जाते हैं। हालांकि हमारा पाकिस्तान में हम बराबर के शहरी हैं, खुदा का शुक्र है, हम बहुत अच्छे पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन हैं। लेकिन ये एक बहुत अजीब और तकलीफ़देह बात है कि हमें हमेशा माइनॉरिटी समझा जाता है और हमें उसी तनाजुर में देखा जाता है। मुखी आलम चंद साहब, अभी 14 अगस्त आ रहा है और हम बड़े ज़ोर शोर से अपने जश्न आज़ादी, अपने मुल्क की खैर की दुआएं भी मांगेंगे, जश्न आज़ादी भी मनाएंगे। और 14 अगस्त का आपने क्या प्लान किया 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने का? पहली बात तो ये है कि 14 अगस्त मैं हर साल बड़ी धामधूम से मनाता हूँ। इस साल भी मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रोग्राम करूँगा बिल्कुल धमाके वाला। पहले मैंने बगी में प्रोग्राम किया था कराची, चाहे पाकिस्तान में ये वाहिद प्रोग्राम था जो बगी में पूरी कराची को हमने विज़िट किया अपनी मिनॉरिटी के साथ, अपनी मिनॉरिटी के झंडे के नीचे और पाकिस्तान के झंडे के नीचे। हमने पूरी कराची की विज़िट करके दुनिया को वो पैगाम दिया कि पाकिस्तान में मिनॉरिटी ज़िंदा कौम है और ज़िंदा पाकिस्तानी है। ज़बरदस्त। मुखी आलम साहब, वीवर्स के साथ हम बातचीत करते रहेंगे। मैं चाहूँगी कि आपका एक मुख्तसर सा आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन होता चले। जिस तरह हम सियासत की बात करेंगे, माइनॉरिटी के राइट्स की बात करेंगे, तो हम पूछना चाहेंगे कि असल में आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? क्या आप शुरू से कराची में रहते हैं? ना, बेसिकली मैं ठट्टा से था। वहाँ मैंने सोशल वर्क का काम किया, उधर लोगों में मिलजुल करे। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कोई हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या मैं मसीह हूँ, तो मैंने फ़राग दिली से हर कम्युनिटी के साथ काम किया। फिर मैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट का मेंबर बना मुशर्रफ के दौर में। सही। वो भी आज़ाद की हैसियत से। उसके अलावा फिर मैं वहाँ का मुखिया बना ठट्टे शहर का, उसमें 9 कौमों ने मुझे अपना मुखिया बनाया। तकरीबन 10,000 लोगों ने जलसे को अटेंड किया और मुझे उसने पगड़ी बंदी, अपना मुखिया बनाया। आज भी मैं उसी शहर को रीड करता हूँ, यहाँ बैठ के कराची में बैठ के मैं उससे सारे मसले को हल करता हूँ। सही। आप ये बताइए कि आप सियासत में आए हैं और आपका बाकायदा एक सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। आपने क्यों सोचा, क्या आपकी इंस्पिरेशन थी, क्या दिल में ख्याल आया कि आप सियासत में आए? क्या मोटिवेशन थी आपकी, क्या इंस्पिरेशन थी? पहली बात ये कि हमारी मजलूम कौम थी, चाहे हिंदू, चाहे मसीह, चाहे हमारी जितनी भी मिनाटी में जितनी भी कम्युनिटी आती थी, मैंने उनका दर्द देखा, उनका दुख देखा। तो हर पार्टी आती थी, उनको बिरयानी की प्लेट पे वोट ले जाती थी, कभी गुटके की थैली पे वोट ले जाती थी। तो मैंने सुजागी लाने के लिए उन लोगों के का हाथ थामा, उनको सपोर्ट की कि भाई आप अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, आप देखें कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने सबको छोड़ के मुझे अपनाया। तो मैं जब उधर मेंबर बना तो लोगों की तौक़ात मुझसे ज़्यादा थी। सही। सामने गवर्नमेंट में कुछ देने के लिए था नहीं।
सही। तो मैं आज हर फिर ये कहता हूँ कि मैं अपने जेब से उधर जितना काम किया, आज उसका सलाह ये है कि उन लोगों ने मुझे अपना मुखिया बनाया और आज मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी की बेसिक पे नहीं। पार्टी आज भी हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन हम अपने बलबूते पे, डोनेशन पे, कहीं किधर से कहीं 4 दोस्त मिलके कि इसका छोटा बड़ा मसला होता है हम हल करते हैं। सही। अच्छा, अब बात ये है कि अब क्योंकि बात आएगी सियासी पार्टी की, तो आप क्योंकि पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सब किसी न किसी जमायत से ऑब्वियसली जुड़े हुए हैं, तो ये बताइए कि आपने पीटीआई को ही क्यों चुना? पीटीआई का नारा ऐसा था, तहरीक इंसाफ। हम आज भी ये तौक़ा रखते हैं कि हमको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हम पिछड़ी कौम है। बिल्कुल सही। मिनॉरिटी की जितनी भी कौम हम कम्युनिटी है, उन सब पे ऊपर कहीं न कहीं इधर का प्रेशर है। तो हम उसको प्रेशर से निकालने के लिए मैंने पीटीआई ज्वाइन की, क्योंकि पहले सरदार थे, वडेरे थे, जो भी सिंध में या कराची में कोई और तंजीमें थी जो हावी थी, हम उनके चुंगल से निकालने के लिए हमने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी सेटिस्फाई हूँ कि आज नहीं तो कल ज़रूर हमारे को इंसाफ मिलेगा, इसी तंजीम के थ्रू मिलेगा, क्योंकि यहाँ वडेरापन नहीं है, सरदारी निज़ाम नहीं है। यहाँ जो भी लोग आए हैं वो नीचे से आए हैं, उनमें जज्बा है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें। तो मैं भी अपनी पार्टी से, ये पाकिस्तान के जितने जो भी अच्छे लोग हैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो ज़रूर हमको सपोर्ट करेंगे और हम अपनी कम्युनिटी को आगे ले आएंगे। ज़रूर। और क्योंकि मुखिया आलम चंद साहब का ये भी एक तारुफ है कि ये डायरेक्ट किसी बड़ी सीट पर नहीं आए और जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से मेहनत करते आए हैं, एक आम इंसान के तौर पर आपने सियासत में हिस्सा लिया और सोशल वर्क जो जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, सोशल एक्टिविटीज़, उनमें हिस्सा लिया और आहिस्ता आहिस्ता आपने कौम की खदमत की, अपने लोगों को साथ में जमा किया। एक और ख़ूबसूरत बात है वीवर्स के मुखिया आलम चंद साहब जो हैं, इनका ताल्लुक़ है हिंदू बरादरी से, मगर इन्होंने मसीही कौम के साथ भी हमेशा ताउन किया और कोई भी मुश्किल घड़ी हो, कोई भी खुशी का मौका हो, कोई त्यौहार हो या कोई तकलीफ़ की घड़ी हो, हमेशा मसीही कम्युनिटी के साथ खड़े रहते हैं। हम माइनॉरिटी डे मना रहे हैं मुखी साहब, ये बताइए कि क्या माइनॉरिटी डे मनाना चाहिए? इस पर एक बड़ी डिबेट है कि कुछ लोग कहते हैं मनाना चाहिए, कुछ लोग नहीं मनाना चाहते। 14 अगस्त तो हम डेफिनेटली मनाते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनसे ज़्यादा मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और लोग नहीं हैं, उनको डबल प्रूफ करना पड़ता है। मगर माइनॉरिटी डे फिर भी मनाने की कोई वजह है? माइनॉरिटी डे मेरी नज़र में तो मनाना नहीं चाहिए। ओके। क्यों नहीं मनाना चाहिए? क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम एक कौम है। जब हम नारा लगाते हैं एक कौम है हम, तो फिर मिनाटी अलग क्यों हो जाती है? सही। सिर्फ हमारे हुकूक को हड़प करने के लिए मिनाटी बनाई गई है, मुझे तो ये लगता है। सही। लेकिन फिर भी मुल्क के जो हालात हैं, जो उन्होंने पहले एक सिस्टम बनाया हुआ है, उनसे निकलने के लिए हमारे को जदोजहद करनी है। उसका वाहिद हल ये है कि हमारे जो वोट का हक है वो दुगना होना चाहिए, तभी जाके हम इस मसले से निकल सकते हैं। अभी हम वोट किसी और को देते हैं, काम किसी और से लेते हैं। हमारे जो MNA MP जो चुन के आते हैं वो वोट लेके नहीं आते, तो वो काम क्यों करेंगे? सिलेक्टेड सिस्टम बना हुआ, सिलेक्टेड सिस्टम खत्म, ये सिलेक्टेड सिस्टम ही खत्म होना चाहिए। हमारा बंदा खड़ा होना चाहिए, वो हमारी मखसूस सीटें हो, उसको भी इलेक्शन होनी चाहिए, उनकी आपस में कंपटीशन हो, तो कोई काम वाला बंदा आगे आए। अभी जो सरमायादार है, सेठियाँ हैं, जो समझो कि मंशात का कारोबार करते हैं, वो लोग आगे हैं। जो काम वाले हैं, आप जैसे हम जैसे लोग हैं, जो रूट में, तो मैं आपको क्या बताऊं कि मैं वर्कर से सदर बना टटेगा, फिर मैं सिंध का नायब सदर बना, उसके बाद सीनियर नायब सदर कराची का बना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप काम करता हुआ आ रहा हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे सीट नहीं मिलेगी, मुझे सीट मिल सकती है। किसी पार्टी में जाऊँ तो मेरे लिए सीट मसला नहीं है, लेकिन मैं सीट इस तरह लेना चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने। ऐसा नहीं कि मैं आके MNA बन के आ जाऊँ, भाई मैं MNA बन के आ गया हूँ, आपका MNA हूँ, हमको पता ही नहीं है। तो ऐसा ऐसी सीटें हमको नहीं चाहिए। मिनार्टी का जो वोट है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। उनके लिए हमारे आपस में हम बंदे खड़े होने चाहिए, वही कंपटीशन करे, वही काम वाला आगे बंदा लेके, तभी जाके हमारे मसले हल होंगे।
सही। मुखिया आलम साहब, अभी आपने जिस तरह से बात की कि हमारा जो माइनॉरिटी डे है वो नहीं मनाना चाहिए, डेफिनेटली हम बराबर के शहरी हैं, हमें 14 अगस्त मनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ है, ऑब्वियसली सबका अपना अपना मौक़िफ़ है, यहाँ पर कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि हमें माइनॉरिटी डे इसलिए मनाना पड़ता है ताकि हम मेजॉरिटी को ये याद दिलाएँ कायदे-आज़म की तकरीर से कि हमारा भी बराबर शहरी होने का हक़ है और हमारे ऊपर ये चीज़ें सारी थोपी जाती हैं और हमें अपने राइट्स नहीं मिलते। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो हैं अपने हकूक़ की जंग लड़ रही हैं, क्या उनको उनके हकूक़ जो हैं वो मिल रहे हैं या वो स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग? देखो, आपने कायदे-आज़म का नाम लिया तो कायदे-आज़म ने पहले दिन बोल दिया था कि आपको हर किसी को आज़ादी है। पहली तकरीर जो कायदे-आज़म ने की थी उसमें ये खुला उसने बोल दिया था कि इस मुल्क में हर किसी को अलग अलग अपने मज़हब की, अपने राइट्स का खुला हक़ है। मुखिया आलम चंद साहब, आपकी बात बिल्कुल वजह है, हम पाकिस्तानी हैं और हम बराबर के शहरी हैं और हम 14 अगस्त मनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है जो लोग कहते हैं कि हम माइनॉरिटी डे मनाएं, तो क्योंकि 11 अगस्त वाले रोज़ कायदे-आज़म साहब ने एक तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि आप सब लोग अपने अपने मसाजिद में, मंदिरों में जाने के लिए, अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि जब हमें आज़ादी है तो मेजॉरिटी हमें यह हक़ क्यों नहीं दे रही, तो उसकी याद में माइनॉरिटी डे पाकिस्तान में मनाया गया। और आपको पता है कि हुकूमतों में ये पूरे पाकिस्तान में एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हुआ और अब पूरे पाकिस्तान में इसको एज़ अ नेशनल डे मनाया जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं, ये अगर हम अपने आप को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ठीक है, इसके में कोई बुराई नहीं है। हम अपने हुकूक की लड़े या हम अपनी जो हमारे समझ उधर इस मुल्क में दिखाने के लिए कि हम भी हैं, उसके लिए यार कोई मसला नहीं मनाना। लेकिन जब हम उनके साथ रहते हैं, पाकिस्तान के झंडे में हमारा कलर दिया हुआ है, इसके अलावा हमारे पास सबूत, और हम क्या सबूत दें कि भी हम नहीं हैं। जितनी जंगें लड़ी उनमें हमारे लोग आगे आए हैं। आप उसको भले देखें, जब ही पाकिस्तान बना तो फिर 2 वोट हम ना देते तो पाकिस्तान नहीं बनता। तो इसके अलावा हम और क्या प्रूफ दें? चलो फिर भी 11 अगस्त मनाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। हम अपनी वहाँ जो रिप्रेजेंट दिखाना चाहते हैं कि हम हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, आप हमारे को महसूस करो, हमारे राइट्स का ख्याल करो, इसीलिए हम मनाते हैं। मुझे कल भी मुझे ये दावत आई है प्रेसिडेंट हाउस से, कराची से, इस्लामाबाद से, कि आप आए तो हम जाएंगे, हो सकता है हम जाएं। ये तो मैं 2 प्रोग्राम पहले करके आया हूँ। 11 जो भी 11 अगस्त मनाते हैं, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, प्रेसिडेंट हाउस में या वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हम जाते हैं, बिल्कुल हर जगह भी जाते हैं हम। वहाँ हम अपनी कम्युनिटी के लिए बात करते हैं, हम हुकूक के लिए और राइट्स के लिए लड़ते हैं उधर जाके। लेकिन वो ये मुल्क में जो हो रहा है उससे भी इनकार नहीं है, जो नहीं हो रहा है उससे भी इनकार नहीं है। सही। मुखिया आलम साहब, आप ये बताइए, क्योंकि आपने एक छोटे लेवल से अपनी स्ट्रगल शुरू की, आपने क्या देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान में जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनका हक़ मेजॉरिटी आसानी से तस्लीम करती है, उनको देती है, या जंग जो है वो लड़नी पड़ती है, फिर भी उसके बावजूद भी हालात ख़राब हैं? नहीं, दुनिया का असूल है, कभी प्लेट में रख के कोई आपको हक नहीं देगा। सही। हमको जस्तजू करनी पड़ेगी, हमको लड़ना पड़ेगा, अपनी कम्युनिटी के लिए उठना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि एहतजाज हो, पाकिस्तान की हालात ख़राब हो, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। हम पाकिस्तान में ज़िंदा कौम है, तो हम पाकिस्तान के हुकूक के लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन हमारे हुकूक के लिए कोई नहीं लड़ता। तो इसके लिए हम सबको मिलके एक जस्तजू करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, जो भी गवर्नमेंट आती है। हम ये नहीं कर रहे PTI से बात करेंगे या मुस्लिम लीग से करेंगे, नहीं। हम अपने हुकूक के लिए हर आने वाली हुकूमत से ये मुतालबा करना रखते हैं कि आप हमारे हुकूक को माने और हमारी बातों को सुने, हमारी जो जायज़ मुतालबा वो माने। सही। अच्छा, मेरे जहन में एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है और मैं अक्सर जो पार्टी लीडर्स हैं उनसे ज़रूर पूछा करती हूँ, मैं चाहूँगी आपसे भी पूछूँ क्योंकि आप PTI की तर्जुमानी कर रहे हैं। PTI के मंशूर में जो मजहबी अक़लियतें हैं उनका जो हिस्सा रखा गया है, क्या आप उससे मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि अभी और बीच में काम करने की ज़रूरत है? मैडम, मैं अभी थोड़ा सियासी हो जाऊँगा क्योंकि मेरी पार्टी का मसला है। पहली बात यह है, जब से हमारी पार्टी आई है तो हमारे को काम करने दिया ही नहीं गया। 3.5 साल से कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी कोई मसला, कभी मतलब हमारे को अपनी जो अवाम है, चाहे वो मिनारिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो,
उन पे सही काम नहीं कर सके हम। सही। मंशूर मौजूद है, लेकिन मंशूर पे हम ये नहीं करेंगे हमने काम नहीं किया, काम हमने किया है, अपने मुतालबात वहाँ तक पहुँचाए हैं, बातें हुई है, मीटिंगें हुई है। ये कमीशन बनी जिसका चेलाराम बना, चेयरमैन बना, ये पहले भी था, 72 साल से ये ओहदा था, लेकिन कोई नहीं बैठा था। मिनाटी कमीशन का चेयरमैन बना चेलाराम, ये पीटीआई के दौर में बना। जी सही। उन्होंने एक चाइल्ड एक्ट वहाँ पेश किया, उसमें मैं खुद था, उस मीटिंग में था मैं। जी ठीक है। इस्लामाबाद में। सही। तो बदनसीबी ये है कि हमारे वहाँ जो पीटीआई के लीडरान थे मुस्लिम, उन्होंने उस पर एतराज़ किया, कुछ हमारे बंदे भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, जिसमें मैं नाम भी ले लेता हूँ। शल्ला रुत थी, उन्होंने एतराज़ किया कि मैं नहीं आई हूँ, आपने ये क्यों पास कर दिया। इस तरह वो रह गया, लेकिन काम हो रहा है। मैंने आपको क्या पहले ही बोला कि हमारी पार्टी को चलने नहीं दिया गया, नहीं तो बहुत सारे काम होने थे। अच्छा, अब आपने एक नाम ही ले लिया इतना बड़ा, तो आप ये बताएं कि फिर इस तरह तो इसका मतलब है कि पार्टी के अपने लोग भी आपस में मुत्तहिद नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब हमारे मसले पे हमारी पार्टी, हमारे लोग ही छोड़े। तो ये तो मुखिया आलमचंद साहब आपकी पार्टी का मसला नहीं है, नहीं, तुम्हारे पूरे पाकिस्तान का मसला है। वो हम कम्युनिटीज़ का कोई भी खोल लें तो ये दिल से यही आवाज़ निकलती है कि हम मुत्तहिद नहीं। ये अनमेच्योरिटी है, ये मेच्योरिटी आएगी। देखो, मैंने आपको पहले ही ये बोला था कि काम करने नहीं दिया गया। सही, बिल्कुल। जब अब बात एक मीटिंग में नहीं होती, दूसरी में हो जाती, दूसरी में तीसरे में हो जाती, कहीं ना कहीं जाके सेटिस्फाई होना था। आप होपफुल हैं कि आपकी जो पार्टी है ये काम करेगी? बिल्कुल मैं होता हूं माइनॉरिटीज़ के लिए। बिल्कुल। सही, ठीक है। जितना काम किया आप मंशूर के मुताबिक किया या उसमें से काफ़ी चीज़ें रह गई, आप उससे मुतमईन? नहीं, काम हमारा, मैंने पहले भी बोला, काम हुआ, कुछ रह गया। रह क्यों गया कि हुकूमत की आने जाने से तसल्सल बरकरार नहीं रहता। सही। कभी एक मिनिस्टर आ जाता है, कभी दूसरा मिनिस्टर आ जाता है, क्योंकि ये कोलिशन पार्टनरशिप में थी, हुकूमत थी। कभी कोई पार्टी ब्लैकमेल कर रही थी, कभी कोई कर रही थी, तो हम उसी में उलझे हुए थे, तो हम अपने मसाइलों पे ध्यान ना दे सके। सही। ये बताइए मुखिया आलम साहब के पीटीआई की हुकूमत के क्या इरादे हैं? अगर अभी आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, आप फोर्स्ड कन्वर्जन का जो बिल है, एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन का बिल, आप इसको पास करवाएंगे अपनी हुकूमत में? इंशाल्लाह हमारी तो 110% कोशिश है कि हो जाए। ये सिंध गवर्नमेंट से हो गया है। सही। सिंध गवर्नमेंट से पीपल्स पार्टी ने किया, मैं उसके अच्छे काम को भी मानता हूँ। बिल्कुल सही। लेकिन पीटीआई में अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों ये रह गया। मैंने आपको पहले बोला मसाइल बहुत थे। जी बिल्कुल। हम नए लोग थे, पार्टी भी नई थी, मसाइल भी नए थे, समझ में नहीं आ रहा था। अब हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे, मैच्योरिटी के साथ आएंगे, इंशाल्लाह ये काम होगा। आमीन। हम आम लोग हैं और हमारी ये दुआ है कि जो भी अच्छा काम करे वो ज़रूर सामने आए और अपना, हमारी जो कौम है, जितने भी पिसे हुए लोग हैं, वो चाहे माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हों या मेजॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हों, ज़रूर उनके हकूक़ की जंग लड़ी जाए और उनको हकूक़ मिले। आप क्या समझते हैं, इतने अरसे से आप पॉलिटिक्स में हैं, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, आप क्या समझते हैं आपने कितना डिलीवर किया, आपने कौम की कितनी खदमत की? देखो, बड़ी बात करना अच्छी बात नहीं है। हमने जो काम किया, हम उसको हिंदी में गुप्त बोलते हैं, गुप्त मतलब छुपा हुआ। ओके। हमने जो काम किया, मैंने ठट्टे में बहुत बड़ा काम किया। उसके बाद कराची में आने के बाद मैंने उससे ज़्यादा मैं एक्टिव हो गया, क्योंकि यहाँ मुझे ग्राउंड भला मिला। सही। वहाँ कोई एक गांव में मसला होता था, यहाँ तो पूरी कराची में मसले हैं। तो मैं हर चर्च में डे बाय डे गया, वो चाहे वो कोई भी मसला हो, लड़ना हो, झगड़ना हो, कि यहाँ हमारे चर्च में कोई आँच आई हो या कोई मेजॉरिटी ने या कोई मिनॉरिटी ने कोई हमला किया हो, तो मैं वहाँ ऑन द स्पॉट पहुँचा, उस मसले को हल किया। उसके अलावा जो फोर्स कन्वर्जन का मसला आया था, जो लड़कियाँ हमारी उठ जाती थी या कोई उठा के ले जाता था, उसका नाम यहाँ पता नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता। जो कम उम्र लड़कियों को ले जाते, उनका कोई मज़हब नहीं होता। तो उनके साथ मैंने काम किया। मैंने जलसे भी किए, जुलूस भी किए, एहतजाज भी किए। प्रेस क्लब कराची मेरा शाहिद है, मैंने जितने वहाँ एहतजाज किए वो वहाँ रिकॉर्ड है। सही। तो मैंने बहुत सारा काम किया है। सही। अच्छा, तो अभी आप बात कर रहे थे कि आपने बहुत सारा काम किया और माइनॉरिटीज़ के लिए आपने आवाज़ उठाई।
क्या आप माइनॉरिटीज़ के रोल से, जब आप लीडर्स, अभी आप जब हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे, आपको कुछ गिला भी कर रहे थे कि लोग खुद ही साथ नहीं देते, आप उसके बारे में भी जिक्र करते जाएं ताकि व्यूवर्स को भी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज ये जिक्र नहीं करूँगा, पैगाम दूंगा। बिल्कुल। ये पैगाम कि जब हम काम, हमारे मिनाट पे कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो हमारे लोग खड़े नहीं होते। हमारा सबसे बड़ा मसला यही है, अगर हमारे में यूनिटी हो तो हम बड़े से बड़े चैलेंज को मुँह दे सकते हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी में मैं इसको बदकिस्मती कहूँ या अपनी बदनसीबी कहूँ कि लोग खड़े नहीं होते, वो डरते हैं कि कहीं हमारे से कुछ ये ना हो जाए। जब हमारे को पता है जिस दिन हमको मरना है वो मुकर्रर है, वो दिन हमारा मुकर्रर मरने का, तो फिर डरना क्यों? ठीक है। लेकिन हमारे मसाइल इतने बड़े हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटी में तो गुर्बत ज़्यादा है, तैलीम कम है, सेहत का मसला है, तो इसी वजह से वो प्रॉब्लम में पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है। वो चाहते हैं कि बस ऊपर ऊपर से काम हो जाए, कोई बंदा आ जाए हमारा काम करके निकल जाए। जो बंदा और कम्युनिटी से आके आपका काम करेगा वो डिमांड करेगा, वोट की डिमांड करेगा, वो कोई ना कोई मसला आपसे क्रिएट करेगा कि हमारे को, जब हमने आपका काम किया तो हमारा भी करो। तो मतलब गिव एंड टेक का मसला आ जाता है। जब कम्युनिटी खुद खड़ी होती है तो ये मसला नहीं होता। सही सही। अच्छा, ये बताइए मुखिया आलम साहब कि यहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात हैं, फोर्स कन्वर्जन का मसला है, तालीम का मसला है, जॉब कोटा का मसला है, सेहत का मसला है, मुलाजमतों का मसला है, कितने ज़्यादा मसले हैं, स्कॉलरशिप्स का मसला है, और एक ब्लास्फेमी लॉज का मसला है जो लोगों के ऊपर बेवजह इल्ज़ामात लगाकर उनकी तहकीक किए बगैर उनको कैद कर दिया जाता है, फिर सज़ाएँ दी जाती हैं। आपका उसके बारे में क्या, आप कुछ इजहार ख्याल करेंगे? मैंने आपने लेकिन 4-5 सवाल साथ में पूछ रही है। मैं चाहता हूँ कि एक एक पूछो तो मैं व्यूअर्स को बस सही सी बताऊँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ब्लास्फेमी लॉज जो हैं उनके बारे में आप क्या सिफारिशात सोचते हैं या आप क्या समझते हैं कि उसके बारे में क्या इक़दाम होने चाहिए? देख, ये खाली मसला हमारा नहीं है। ये आप सिंध में जाओ ना तो हारी के ऊपर ज़मींदार की एफआईआर है, क्योंकि उसको छोड़ना नहीं है। वो बकरी के केस में अंदर कर देते हैं उनको, फिर वही वडेरा जो उसको अरेस्ट करवाता है वही छुड़ाने आता है, तो वो उसका कर्जी बन जाता है। सही। इधर सियासी आदमी ऐसा करते हैं, उसको अंडर प्रेशर लाने के लिए वो सियासी लोग करते हैं। तो ये मसला खाली हमारा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। पंजाब में हमसे ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये हमारे को मिल के बैठ के, हमारे चाहे मिनारिटी हो या एक्सेप्ट हो, मिल के हम कोई ऐसा कोई तंजीम बनाए जो इसको लीड करे, जिसमें वकील भी हो, जिसमें सोशल वर्कर भी हो, जिसमें मीडिया भी हो, तभी जाके ये मसला हल होगा। ये पाकिस्तान में तो लॉ का मसला, कोर्टों का मसला, मैं कोर्टों के खिलाफ बात करना नहीं चाहता, लेकिन जो आशर है वो आप देख रहे हो, जो मीडिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। लॉ के लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए हमको अपनी हिम्मत करनी पड़ेगी, हमको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको मुँह दे सकते हैं। सही। और जब तक तहकीक पूरी ना हो तब तक सज़ाएँ, क्योंकि जो कानून हाथ में लेने वाले लोग हैं, जब तक कानून मजबूत नहीं होगा किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो कानून को हाथ में ले। देखो ना, आपने ये बात की कि देखो जो ज़बरदस्ती करता है, जो लड़ता है, उसको खौफ नहीं है। बिल्कुल। खौफ किसका होता है? खौफ होता है पुलिस का, खौफ होता है कोर्ट का। कानून हाथ में वो क्यों लेता है? क्योंकि कानून उनके हाथ में रखा हुआ है। कानून गरीब के लिए अलग है, कानून सियासतदान के लिए अलग है, कानून बिजनेसमैन के लिए अलग है। तो जब हमारी जुडिशरी मजबूत नहीं होगी तब हम कोई मसला हल नहीं कर सकते। सही। तो हम ये सिफारिश तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट जितने भी केसेस हों उनकी बाकायदा इंक्वायरी हो, और जब इंक्वायरी हो तो फिर देखा जाए कि असल में सज़ा किसको मिलनी चाहिए। इसका हल पता क्या है? इसका हल ये है कि एक मोहल्ले में एक वारदात होती है, उस वारदात में उस मोहल्ले के जितनी भी कम्युनिटी रहती है, चाहे हिंदू, चाहे मसीह, चाहे मुस्लिम, वो मिलके एक अपनी तंजीम, जैसे इंडिया में पंचायती सिस्टम है। सही। इंडिया में मोहल्ले में पंचायती सिस्टम है, तो पंचायत में जितने भी वहाँ के लोग होते हैं, हर घर का एक बंदा होता है। ओके। उस बंदू में भी 5 बंदे चुने जाते हैं जो ईमानदार होते हैं। वो कोर्ट से जाने से पहले वो फैसला वहीं निपटा देते हैं, वो वहीं मसला दब जाता है या वहीं उनका फैसला हो जाता है। तो इधर भी एक हमारे कमेटी बनानी पड़ेगी, मोहल्ले वाइज, तेलके वाइज या ज़िले वाइज। जब ज़िले वाइज, तेलके वाइज, यूनियन वाइज ये कमेटियाँ बनेगी, ये कमेटियाँ अभी खुद फैसला नहीं करेगी, ये सिलेक्ट करके चुन के बताएंगे कि ये 4 आदमी ये केस लड़ेंगे जो नाजायज़ है, जिसके साथ नाजायज़ भी है, हो सकता है वो गरीब हो, वो ना लड़ सके, तो वो 4 कमेटी आपस में डोनेशन करके उसको हक दिलाएंगे कोर्ट के थ्रू।
सही। ऐसा हो सकता है, ये इसका हल है। बाकी तो हल कोर्ट में, वैसे वकील जाओ, कोर्ट में जाओ, चलते रहो बस। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हम क्योंकि हमने आज बहुत सारी बातचीत की, आपकी खिदमत के बारे में भी बात की, और आप लोगों के साथ, आवाम के साथ खड़े होते हैं, मजबूर लोगों के साथ खड़े होते हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर अक़लियतें जो हैं वो कितना ख़ुद को महफूज तसव्वुर करती हैं, आप क्या समझते हैं? आगे अगर सच बात बताती हो तो ये जुल्म अक़ल से तो बराबर 100% है ही है। अनसिक्योर अपने को फील करते हैं। उसकी वजह ये मैंने पहले भी बताई, अब दोबारा बता रहा हूँ, हमारी यूनिटी नहीं है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कोई भी एक बंदा किसी कम्युनिटी का लड़ता, 100 बंदे उनके जमा हो जाते हैं। दुरुस्त, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल ठीक। हमारा बंदा लड़ेगा तो हमारे 6 छिप जाएंगे। ये है हमारे नाकामी का राज। सही, हमारा कोई और नहीं मार रहा, हम आपस को एक दूसरे को मार रहे हैं। हम एक दूसरे से खड़े हो जाए, कोई नहीं मार सकता हमारा। सही, हम अपने हक के लिए नहीं लड़ते, नहीं उठते, नहीं निकलते। हम दूसरे पे डाल देते हैं आप हमारा काम करो, तो दूसरे काम कैसे करेंगे? सही। अच्छा मुखिया आलम साहब, आपने बहुत सारा काम किया और अपनी कम्युनिटी को सर्व किया, अक़लियतों को सर्व किया, अपनी आवाज़ उठाई। ये बताइए कि सिंध के लोगों के लिए, जितनी हिंदू बरादरी है हमारी, काफ़ी मुश्किलात में है, आप उनके लिए कोई उनके लिए भी बताइए, और माइनॉरिटीज़ के लिए भी आपके क्या आइंदा के लिए, मुस्तक़बिल के लिए प्लान्स हैं? देखो, इंटीरियर सिंध में पहले तो मैंने पहले बताया था, अभी बताता हूँ कि वहाँ वडेरा सिस्टम है, वहाँ सरदारी सिस्टम है, वहाँ हमारे पहुँचने का कोई वसाइल नहीं है। जब हम वहाँ जाते हैं तो वडेरा सामने आ जाता है। ठीक है। अच्छा, किसी बंदे को उठा के ले जाते हैं या किसी बंदी को उठा के ले जाते हैं तो उनके 100 मसले उधर वो कर्जी बने हुए हैं। अभी हम गए थे, 1-2 औरतें थर में उठा के ले गए थे कोई वडेरे, तो हम उनके घर पे गए थे। उन्होंने बोला मेरा इसमें पैसा है, कर्जा पहले ले लेते हैं, फिर भागने की कोशिश करते हैं। उसका हल क्या है कि हम अपने बंदों को तालीम दें। वह अभी हिंदू काउंसिल की तरफ से मेरे ख्याल में 35 स्कूल वहाँ खोले गए थर में। हिंदू कम्युनिटी नहीं है, ओवरऑल जो भी गरीब है वो आके पढ़ सकते हो। उसको हिंदू काउंसिल की तरफ से किताब मिल रहे हैं, ड्रेस मिल रही है, जूते मिल रहे हैं, स्कूल की टीचर की तनख्वाह मिल रही है। वो काम हम कर रहे हैं उधर। मैं हिंदू काउंसिल का कोऑर्डिनेटर भी हूँ कराची का। ग्रेट, सही, ठीक है। तो मुझे जो चैनल मिलता है मैं उसको यूज़ करके कहीं ना कहीं गरीबों तक पहुँचता हूँ। बिल्कुल सही, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया मुखिया आलम चंद साहब। हमने यहाँ पर बहुत सारी गुफ्तगू की, और आपकी जितनी भी खिदमत रही कम्युनिटी के लिए हमने उन पर भी बात की, आपके आइंदा के प्लान्स के बारे में भी बात की, और आपने बताया कि हिंदू काउंसिल के प्लेटफॉर्म से भी आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपका ह्यूमन राइट्स में भी काम कर रहा हूँ। सही, और ह्यूमन राइट्स में भी आप काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स की जितने भी काम हैं, आप उनसे, उनके कराची में जितना काम हो रहा है, आप उससे सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल, मैं सेटिस्फाई उन लोगों से नहीं हूँ, क्योंकि उनका काम ऊपर से है। ठीक है। वो रूट लेवल पे नहीं जाते। सही। जहाँ मसाइल है वहाँ ना जो टीवी पे आ जाती है खबर, कोई टीवी पे रेडियो पे, उसको तो हाईलाइट करते हैं। जो लोकल मसला, हमारी मसीह बरादरी पीसीबी कौम अभी कराची में सबसे ज़्यादा पीसीबी कौम मसीह बरादरी है, क्योंकि हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग फिर भी कोई बिजनेस में है, कुछ आगे पीछे है, उनकी अपनी सोर्सेज हैं। लेकिन मसीह बरादरी के लिए नौकरियों का मसला है। जो पहले नौकरी इन लोगों को मिलती थी, अब वो हर कम्युनिटी ले रही है, मतलब वो भी हक उससे ले लिया गया। और तो उनको कोई बड़ी नौकरी मिलती नहीं है, यहाँ डीसी है, एसपी है, आईजी है, कुछ भी, यहाँ डीएसपी तक। अभी फाहिद पहली हिंदू लड़की जेकम्बा से हुई है डीएसपी, इसको 15 दिन हुए हैं। सही। ये उसके पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ था राणा भगवान दास, उसके अलावा कोई नहीं है। मतलब दे के छीन लेते हैं। उसमें ये नहीं कि बहुत सारी कुव्वतें इसमें इन्वॉल्व है। इसके लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा, कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी। लेकिन हमारी कानूनी जंग में हम बिल्कुल कमज़ोर हैं। हालांकि हमारे वकील भी है, हमारे बहुत सारे वसाइल भी हैं। अगर वो हम अब बगैर फीस के लिए अपनी कम्युनिटी के लिए लड़े तो आज हम ये दिन ना देखते, ये सारे मसले हल हो जाते। बिल्कुल सही, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब तक यूनिटी होगी तब जाकर कुछ काम। एक ही नुक्ता है बस। बिल्कुल सही। इलेक्शन भी इससे लड़ी जाएगी, यूनिटी से। यूनिटी से। अच्छा, एक मैं आपको एक पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ। वो ये, आपने मुझसे आप द रिकॉर्ड पूछा था कि वोट का मसला कैसे हल। जी बिल्कुल, दोहरे वोट का। एक तो दोहरा वोट हमारा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर होंगे तो हमारे को हिंदू भी लिफ्ट कराएगा, हमारे को वडेरा भी कराएगा, हमारे को सियासी पार्टियां भी कराएंगी। एक तो ये। दूसरा, हमारी कम्युनिटी के लोग की एक और बदकिस्मती है, वो ये है
मैं आपको एक मिसाल देता हूँ ईसा नगरी का। ईसा नगरी में अभी मैंने जो कैलकुलेशन की है 10-15 दिन पहले, वो वोट है तकरीबन 17,000 और हमारे वोट दाखिल है उधर 9 से 10,000। आधे वोट हमारे दाखिल ही नहीं है। इसी तरह हमारे जो ये डिफेंस है, बाथाईलैंड है, जो बड़े बड़े सेठिया रहते हैं वो कोई वोट दाखिल नहीं कराता, ना वोट देने आता है। सही। पाकिस्तान में आप रहते हो, आप वोट कितनी ताकत है उसको मिस करते हो आप। वोट आप देने नहीं जाते हो। सही। तो वोट दोगे या वोट दाखिल कराओगे तो ही आप अपनी ताकत बना सकोगे। देखो मैं आपको एक सियासी पार्टियों की एक वो कमज़ोरी बताता हूँ। हर यूसी में जो भी मेंबर चुनते हैं उसमें एक मेंबर मिनाटी का एनी हाउ कानून पास किया हुआ है, होना है। दुरुस्त। एक लेडीज़ की सीट है, एक लेबर की सीट है, एक मिनाटी की सीट है। ये 4 सीटों पे हमारा बंदा खड़ा नहीं होता, जिसमें कुछ देना ही नहीं है, इलेक्शन लड़नी नहीं है। पहले तो हमको ये हर यूसी में एक हमारा मेंबर खड़ा करना चाहिए। ये आज मैं अपनी कम्युनिटी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर यूसी से अपना मेंबर खड़ा करो, फिर तहसील से मेंबर खड़ा करो, फिर ज़िले काउंसिल से मेंबर खड़ा करो। वही मेंबर आपके इलाके के मसले हल करेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, इसकी वजह क्या? 360 यूसी है। 360 यूसी में 360 मेंबर तो आने बिल्कुल दुरुस्त। बिल्कुल। इस 360 मेंबरों को जमा किसी भी पार्टी से हो, हम मिनारिटी पे बात करते हैं, ठीक है। तो 360 वोट जब मिलके प्रेस क्लब के आगे बैठ के अपने मुतालबात मनाने जाएंगे तो मानेंगे नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। तो हम लोग बहुत सारी अभी कमजोरियां हमारे में हैं। मेरे दिमाग में बहुत सारी ऐसे आइडियाज़ हैं जो आगे जाके हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने अभी लियारी में जो लड़का खड़ा हुआ है उन लोगों को मैंने ये लेक्चर दिया था। मैंने ईसा नगरी में ये लेक्चर दिया था। मैंने पास्टर अफजल के चर्च में ये लेक्चर दिया था कि भाई आप अपनी ताकत पैदा करो, पहले तो वोट दाखिल कराओ। आपसे नहीं होता है मुझे बोलो, मैं इलेक्शन कमीशन की ऑफिस के जो कारण थे वो ले आता हूँ आपके इलाके में, वहाँ से दाखिल कराओ। लेकिन लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, जब सियासी पार्टी के वर्कर आते हैं तो सब बोलते हैं हम पीटीआई के हैं, कोई बोलता है हम पीपी के हैं, कोई बोलता है मुस्लिम, लेकिन तुम्हारा वोट नहीं दो तो किस काम किया है? तो वोट की ताकत को अभी तक हम नहीं समझ सके। जिस दिन हम ये समझ गए, तालीम समझ गए, सेहत समझ गए, तो हमको कोई नहीं मार सकता। आज यूरोप क्यों तरक्की कर रहा है? यूरोप में तालीम है, बराबरी है। जो किताब आपको पढ़नी है वो गरीब को पढ़नी है। इसी वजह से वो हमसे आगे है। मज़हब उनके पास भी है, मज़हब हमारे पास है, लेकिन हमने मज़हब को सर पे बिठा लिया है। उन्होंने मज़हब को इंसानियत की बराबरी की बुनियाद पे चलाया है, इसीलिए वो आगे हम पीछे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका। और आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि हम ये जो यूसी लेवल पर हमारे माइनॉरिटीज़ के वोट्स हैं, बी द लाइट टेलीविज़न इस पूरी कॉज में भरपूर साथ दे रहा है और हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ज़रूर अपनी हर पार्टी से अपना अपना हिस्सा लीजिए और सीट्स पर अपने वोट लीजिए। और बीटीएल ऐसे लोगों की प्रमोशन भी कर रहा है जो माइनॉरिटीज़ से हैं और लोगों को हम प्रमोट कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स पर खड़े हों। ख़वातीन की मैंने ये सुना है कि बीटीएल वाले बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो हर जो भी इलेक्शन में खड़ा हुआ है उसके पास जा रहे हैं, उनका इंटरव्यू भी कर रहे हैं, उनको प्रमोट भी कर रहे हैं, उनकी मीडिया में सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप जैसे लोग अगर हैं, आप जैसे चैनल हैं, तो हम पीछे कभी भी नहीं आएंगे। वक्त बुरा ज़रूर है लेकिन अच्छा ही ज़रूर आएगी। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया मुखिया आलम साहब, क्योंकि आपने इस बात को बीटीएल की इस कोशिश को भी सराहा और कम्युनिटी को भी हमेशा सर्व किया। आज आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमारे को इज़्ज़त बख्शी। थैंक यू। हम पाकिस्तान के लिए, मिनाटी के लिए जब भी कोई बड़ा वक्त आए हम खड़े रहेंगे। ग्रेट, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आपके जहन में कुछ सवालात हों तो ज़रूर कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। देखते रहिए बी द लाइट टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.